और हमारा अगला सवाल जो तेलंगाना से जुड़ा हुआ है, तेलंगाना में क्या कांग्रेस दोहराएगी विधानसभा वाला प्रदर्शन? हाल ही में ये विधानसभा के चुनाव सामने हैं और अब लोकसभा हो रहा है, तो ऐसे में इस बैकग्राउंड में आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस के लिए चुनौती ज्यादा है इस वक्त वहां पर, या बीजेपी की जमीन बढ़ती वहां दिख रही है? देखिए, कांग्रेस निश्चित बेहतर करेगी इस बार, क्योंकि सरकार उसके हाथ में है। हाल में उन्होंने स्टेट को जीता है। और भाजपा का प्रदर्शन भी 4 सीटों से बेहतर होगा, मुझे लगता है। जैसा मैंने कहा, बीआरएस केविन कर रहा है, जो रीजनल पार्टी है, जो पिछली बार असेंबली चुनाव में हारी थी। तो लड़ाई सीधी सीधी भाजपा और कांग्रेस के बीच में है तेलंगाना में। जी, तो ये एक इंटरेस्टिंग एंगल भी होगा क्योंकि सीधी लड़ाई इस राज्य में है, जो केंद्रीय पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टीज हैं, दो बड़ी पार्टी आमने सामने हैं। भी बिल्कुल, तेलंगाना में नेशनल पार्टीज में है, और पास में आंध्रा में रीजनल पार्टीज के बीच में लड़ाई है। और नेशनल पार्टीज छोटा रोल प्ले कर रही है वहाँ। कांग्रेस तो कहीं भी नहीं दिख रही है आंध्रा में, लेकिन बीजेपी भी अलायंस के का हिस्सा होने के नाते ही टक्कर में है। जी, नीजा जी, हमारी दो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी के साथ और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बातचीत हुई है, उसमें पूर्वी राज्यों का जिक्र बार बार हुआ है। वहां पर बीजेपी भरोसा जता रही है। ऐसे में पूर्वी राज्यों से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ सकती है 4 जून को। देखिए, प्रधानमंत्री ने तो बहुत क्लियर शब्दों में कहा, आपके चैनल को ही कहा, कि वो 40 में से 40 ही लाने की बात सोच रहे हैं, और होगा इस बार। मुझे आज किसी ने बताया, जो बिहार से जुड़े हुए हैं, कि वैसे मोदी लहर नहीं दिखती इस बार देश में, जैसे कि 2019 में थी, पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। लेकिन वो हम्म। कहते हैं, एक स्टेट जहां वो दिखती है लहर, वो बिहार है। जिस तरह से उनका उनका रिसेप्शन हुआ है, और लोग देख रहे हैं, और कई लोग मानते हैं कि अगर वो नीतीश कुमार के साथ अलायंस नहीं भी करते, तो भाजपा का प्रदर्शन बिहार में अच्छा होने वाला था। लेकिन वो स्ट्रैटेजी शायद थी कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस से अलग कर दिया जाए, वहां एक चोट पहुंचाई जाए। तो अब देखिए, वहां कास्ट का समीकरण भी है, जो पुराना कास्ट का समीकरण जिससे जीती थी नीतीश कुमार और भाजपा का अलायंस, जिसमें अपर कास्ट हैं, जिसमें कुर्मी कोयरी है, जिसमें नॉन यादव ओबीसीज है, जिसमें महादलित है, और जिसमें पसमंदा मुस्लिम है। ये एक था अलायंस जिसकी वजह से वो जीते थे पिछली बार जब इकट्ठे थे। तो क्या वही जादू इस बार भी काम करेगा, या नीतीश कुमार की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है? क्या कुछ सीटें ले जाएंगे तेजस्वी यादव की आरजेडी? जी। उन्होंने भी आक्रामक रवैया अपनाया है। और इस बार यादव जो है ना, यादव ने इतना इतना आक्रामक नहीं पेश आ रहा है, क्योंकि उससे जो छोटी ओबीसी है वो डर जाती हैं और उनके खिलाफ जाती हैं। और आरजेडी ने कई कुशवाहा कैंडिडेट्स को भी टिकट दिए हैं, जो कि नीतीश कुमार की बेस है। जनता दल, उन्होंने आरजेडी ने 6 दिए हैं, जनता दल यू ने 2 दिए हैं, जी। और भाजपा ने नहीं दिए हैं। तो हो सकता है क्या वहां सेंध लगेगी थोड़ी, वो लोग ये होप कर रहे हैं। तो देखने लायक चीज होगी कि आरजेडी भी कुछ सीटें ले जाती है इस बार। हालांकि प्रधानमंत्री के शब्दों से तो लगता है वो फिर, मतलब जी, बहुत ही चलते चलते कॉन्फिडेंट। नीजा जी, एक छोटा सा सवाल ओडिशा से जुड़ा हुआ। कभी अलायंस की बातचीत बीजेपी और बीजेडी के बीच हो रही थी और आप प्रचार के दौरान तीखी जो कैंपेनिंग है दोनों की वो दिखाई पड़ रही है, तो उड़ीसा से भी बीजेपी ने उम्मीदें लगाई बैठी हैं, वहां से सीटों की बढ़त की बात, चाहे वो विधानसभा में हो या फिर लोकसभा में, दोनों में ही बीजेपी ये बात कह रही है बार बार। देखिए, वो बात आप बिल्कुल सही है। ये बहुत एकदम तीखा प्रचार रहा है। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। प्रधानमंत्री ने भी बिल्कुल निशाना साधा नवीन पटनायक हम्म। के ऊपर, कहा कि वो बिना पढ़े डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी नहीं बता पाएंगे आपको। और 10 डिस्ट्रिक्ट्स के भी नहीं। तो नवीन पटनायक जी। ने पलटवार किया और कहा कि 10 10 तो भूल जाइए, 10 अगले 10 साल भी भाजपा यहाँ पावर में नहीं आने वाली है। तो चलिए तो। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। अब साइमल्टेनियस इलेक्शन जब हो रही है असेंबली में भी, और लोकसभा के लिए भी, कैसे पेश आती है जनता और वोटर? क्या तो ये हो आज सकता है
आज इस चरण में उड़ीसा की कई सीटों पर, विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर वोट पड़े हैं और आने वाले दूसरे चरणों में भी वहां पर और ज्यादा सीटें जुड़ेंगी जहां पर वोट डाले जाएंगे। नजरें सबकी उड़ीसा की तरफ भी होंगी।